नमस्ते बच्चों, आज हम पहले पार्ट का स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय हमने नहीं किया था, तो स्वाध्याय पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, आपके इसमें 4 स्तंभ दिए हुए हैं। पहला अनुक्रमांक वाला है, दूसरा स्तंभ 1, फिर स्तंभ 2 और स्तंभ 3। तो पहले स्तंभ में ये लिखे हुए हैं ऋण त्वरण, धन त्वरण और शून्य त्वरण। दूसरे और तीसरे स्तंभ में जो लिखे हैं उनके अनुसार इनकी जोड़ी मिलानी है। तो ऋण त्वरण में क्या होता है, हमेशा वेग कम होता है, मंदन होता है। तो यहाँ पे क्या उत्तर आएगा, पिंड का वेग कम होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे पिंड का वेग कम होता है। धन त्वरण में हमेशा वेग बढ़ता है। तो आपको उत्तर क्या लिखना है, वस्तु का वेग बढ़ता है। और शून्य त्वरण में पिंड के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी पिंड का वेग स्थिर रहता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे पिंड का वेग स्थिर रहता है। फिर तीसरे स्तंभ में उसमें से मिलाना है ऋण त्वरण के लिए। अभी बताया ऋण त्वरण में क्या होता है, वेग कम होता है। तो कौन से उदाहरण में आपको वेग कम दिखाई दे रहा है, यहाँ सबसे लास्ट कॉलम में है। एक वाहन 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाकर 5 सेकंड के बाद रुक जा रहा है यानी उसका वेग कम हो रहा है, यानी कौन सा त्वरण है, ऋण त्वरण। तो उसे आपको यहाँ लिखना है। फिर धन त्वरण में वेग बढ़ना चाहिए। तो पहले कॉलम में है, एक कार शुरुआत में विरामावस्था के बाद, यानी पहले स्थिर अवस्था में, उसके बाद उसका वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। और ये वेग कितने सेकंड में प्राप्त करती है, वो 10 सेकंड में। तो यहाँ सेकंड वाले में उत्तर ये आ जाएगा। और तीसरे वाले में होता है, एक वाहन 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, यानी उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक समान वेग है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, शून्य त्वरण में आ जाएगा। बच्चों, दूसरा प्रश्न है अपना, अंतर स्पष्ट कीजिए। उसमें पहला है दूरी और विस्थापन। तो अंतर किस तरह से स्पष्ट करना है, आपको इस तरह से बॉक्स बनाना है, बीच में लाइन खींचनी है, एक तरफ लिखना है दूरी, दूसरी तरफ लिखना है विस्थापन, और उसके बाद अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आपको जैसा मैं बता रही उस तरह से फुल लिखना है, व्यवस्थित तरीके से। तो पहला अंतर आप स्पष्ट करेंगे परिभाषा के आधार पर। दूरी, किसी पिंड द्वारा तय किए गए पथ को दूरी कहते हैं। विस्थापन में आएगा, गतिशीलता के प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। फिर सेकंड अंतर आएगा, किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी का परिमाण उस पिंड के प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। इसमें आप लिखेंगे, किसी पिंड के विस्थापन का परिमाण उस पिंड के प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी के बराबर या उससे कम हो सकता है। फिर तीसरा अंतर लिखेंगे राशि के आधार पर। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। अगला अंतर है एक समान गति और असमान गति। तो इसमें भी आपको पहला अंतर लिखेंगे परिभाषा के आधार पर। परिभाषा आपकी बुक में दी हुई है। जब कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसकी गति को हम एक समान गति कहते हैं। असमान गति में आ जाएगा, जब कोई पिंड समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उसकी गति को हम असमान गति कहते हैं। फिर एक समान गति में, सेकंड पॉइंट, एक समान गति में चाल में परिवर्तन नहीं होता है। असमान गति में पिंड की चाल में परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 3 में नीचे दी गई सारणी पूर्ण कीजिए। तो सारणी इस तरह से दी हुई है, 3 अलग अलग कलर में, ऑरेंज, येलो और ग्रीन में, और हर एक में 2-2 प्रश्न हैं।
तो एक एक प्रश्न मैं बताऊंगी, दूसरे प्रश्न को आपको खुद करना है। तो और बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। सवाल है पहले वाले में, ऑरेंज कलर के बॉक्स में जो है उसमें दिया हुआ है u बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड, a बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और t बराबर 3 सेकेंड दिया हुआ है। और लास्ट वाले कॉलम में ऐसे डैश करके जगह खाली छोड़िए, यानी वहाँ पे क्या आएगा। और ऊपर एक सूत्र दिया हुआ है, गति की पहली समीकरण लिखिए वहाँ पे, v बराबर u प्लस ए टी, यानी आपको उस समीकरण को काम में लेना है। तो अब समीकरण में हमें v का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण हमने लिख दी और बाकी जिस जिसके मान दिए हुए हैं उनके मान यहाँ पे लिखे हैं। u कितना है 2, लिख दिया 2 प्लस, और ये कितना है 4 गुणा t कितना है 3। तो सबसे पहले हम गुणा की क्रिया करते हैं, तो इसलिए v बराबर 2 प्लस 4 तिया 12, और अगली बार हमने 12 और 2 जोड़ दिया 14, और आगे लिखा है मीटर प्रति सेकंड। तो वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है, वो ऊपर कॉलम में भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसका दूसरा प्रश्न आप हल कर लेंगे। बच्चों अगला तीसरा है आपका, ग्रीन कलर के बॉक्स में जो है उसका पहला है सवाल, u बराबर दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड, a दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और v स्क्वायर दिया हुआ है 8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। और उसमें ज्ञात क्या करना है हमें, s यानी विस्थापन, और सूत्र दिया हुआ है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसके अनुसार हमने ये सूत्र एक बनाया है, इसको इधर ही रहने दें और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो उसी को मैंने इधर वाले को यहाँ लिख दिया और इधर वाली संख्या को इधर लिख दिया। तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसमें से हमें ज्ञात क्या करना है, s ज्ञात करना है। तो s ज्ञात करना है तो इस राशि बटे, ये गुणा में है तो वो संख्या भाग में बदल जाएगी, बराबर के इधर आके, तो बटे 2a, यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a। अब इन सब का मान रख देंगे। v स्क्वायर का मान क्या दिया हुआ है 8 माइनस u स्क्वायर यानी 4 का वर्ग बटे 2 गुणा a कितना है 3, मान रख दिया। 8 ऋण 4 का वर्ग कितना हो गया 16 और 3 दूनी 6, घटा दिया 16 में से 8 गए, 8 और चिन्ह क्या आएगा माइनस का, बटे 6। कट सकती है संख्या 2 से, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो -4 बटे 3। 4 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा, माइनस में 1.33 मीटर। तो ये उसका उत्तर रहेगा। इस तरह से उसका दूसरा सवाल भी आप कर लेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्यों को पूर्ण करें और उनका स्पष्टीकरण लिखिए। तो पहला प्रश्न है, पिंड की गति के प्रारंभ और अंत बिंदु के बीच की कम से कम दूरी को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ वहाँ उत्तर क्या आएगा, विस्थापन। परिभाषा है ये विस्थापन की। फिर अगला है अवत्वरण अर्थात ऋणात्मक त्वरण, तो उत्तर क्या आएगा वहाँ पे, ऋणात्मक। ई है, जब पिंड एक समान वृत्ताकार गति से जाता है तब उसका वेग प्रत्येक बिंदु के पास बदलता है। एक समान वृत्ताकार गति से जा रहा है तो हर एक बिंदु पर उसका वेग परिवर्तित होगा। अगला है, टक्कर होते समय कुल संवेग हमेशा अक्षय रहता है, यानी टक्कर के पूर्व का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। तो वहाँ क्या उत्तर आएगा, कुल संवेग। तीसरा है, अग्निबाण यानी रॉकेट का कार्य न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है, तो आप लिखेंगे तीसरे
नियम पर आधारित है, तो वहाँ उत्तर आएगा तीसरे। उसके बाद है बच्चों अगला प्रश्न 5वां, वैज्ञानिक कारण लिखिए। बच्चों चौथे प्रश्न का पहले में आएगा विस्थापन, दूसरे में ऋणात्मक, तीसरे में वेग, चौथे में कुल संवेग और पांचवे में आएगा तीसरे नियम पर आधारित है। फिर अगला है 5वां प्रश्न, वैज्ञानिक कारण लिखिए। तो उसमें पहला है प्रश्न, जब कोई पिंड मुक्त रूप से जमीन पर गिरता है तब गति का त्वरण एक समान रहता है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि अगर कोई पिंड, यदि किसी पिंड के वेग में समान सूक्ष्म समय में समान परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे पिंड के अंदर उत्पन्न त्वरण को हम कहते हैं समान त्वरण। अब पिंड जब ऊपर से नीचे की तरफ मुक्त वेग से आ रहा है, यानी और कोई बल उस पर कार्य नहीं कर रहा है, केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके वेग में प्रत्येक सूक्ष्म समान कालावधि में एक समान परिवर्तन होता है। तब हम कह सकते हैं कि पिंड में उत्पन्न त्वरण एक समान होता है। बच्चों पहला प्रश्न है आपका 5वें का पहला, जब कोई पिंड मुक्त रूप से जमीन पर गिरता है तब गति का त्वरण एक समान होता है। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि पिंड जब मुक्त रूप से जमीन पर गिरता है तो उस पर केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, और जब पिंड का वेग प्रत्येक सूक्ष्म समान कालावधि में एक समान रूप से परिवर्तित हो तो इस तरह के त्वरण को हम बोलते हैं एक समान त्वरित। तो जब पिंड ऊपर से नीचे मुक्त रूप से गिरता है तो केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण उसमें एक समान त्वरण उत्पन्न होता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि गति का त्वरण एक समान होता है। अगला है, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल के परिमाण समान और विपरीत होने पर भी वे एक दूसरे को निष्फल नहीं करते। तो इसका उत्तर आपको क्या लिखना है, आपकी बुक में दिया हुआ है ये, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों के परिमाण समान होते हैं, किंतु ये दोनों बल एक ही वस्तु पर कार्यरत नहीं होते हैं। दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्यरत होने के कारण इन दोनों का परिमाण कभी भी निष्फल नहीं होता है। अगला है, समान वेग वाली गेंदों में से क्रिकेट की गेंद को रोकने की अपेक्षा टेनिस की गेंद को रोकना सरल होता है। तो बच्चों आपने देखा है कि टेनिस की गेंद प्लास्टिक की बनी रहती है और क्रिकेट की गेंद थोड़ा हार्ड होती है, और साथ ही साथ टेनिस की गेंद की अपेक्षा क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान अधिक होता है। क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान अधिक होने के कारण समान वेग से अगर आ रही है गेंद तो संवेग अधिक होने के कारण क्रिकेट की गेंद से अधिक चोट पहुंचती है। टेनिस की गेंद से क्रिकेट की गेंद की अपेक्षा थोड़ा कम चोट पहुंचती है। इसलिए एक समान वेग से आने वाली क्रिकेट की गेंद की अपेक्षा टेनिस की गेंद को रोकना सरल होता है या आसान होता है। फिर अगला है बच्चों, विरामावस्था के पिंड की गति एक समान मानी जाती है। बच्चों एक समान गति किसे कहते हैं, जब कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करता है तो उस पिंड की गति को हम कहते हैं एक समान गति। अब पिंड विरामावस्था में है, प्रत्येक समान समय में वो दूरी ही नहीं तय कर रहा है, तो उसकी गति को हम एक समान गति मान सकते हैं।
तो आपको ये उत्तर लिखना है। बच्चों, अगला छठा प्रश्न है, उसमें दिया है न्यूटन की गति संबंधी प्रत्येक नियम पर आधारित 5 उदाहरण देख करके उनका स्पष्टीकरण लिखिए। तो स्पष्टीकरण मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय ही बहुत अच्छे से समझा दिया था। तो स्पष्टीकरण आप वहाँ से लिखेंगे और उदाहरण मैं बता दे रही हूँ, तो इनको लिख लीजिएगा। तो न्यूटन की गति का पहला उदाहरण है, 5 उदाहरण देने हैं, उनमें से आप कोई से भी 5 उदाहरण दे सकते हैं। एक उदाहरण तो मैंने आपको पुट्ठे पे सिक्का रख करके उसे जोर से मार के दिखाया था, तो वो लिख सकते हैं, पुट्ठे पर मारने पर सिक्का ग्लास के अंदर गिर जाता है। ये न्यूटन की गति का पहला उदाहरण है। उसी तरह से टेबल पे अगर बुक रखी है तो बिना बल लगाए हम उसे हटा नहीं सकते हैं, तो वो क्या हो गया, वो भी गति का पहला उदाहरण है। उसी तरह से पेड़ की डाली को जोर से हिलाने पर उसमें से फल गिरते हैं। फिर अगला है, दरी को जोर से झटकने पर या चद्दर को जोर से झटकने पर उसमें से धूल बाहर निकलती है। जैसे बस में बैठे यात्री को अचानक बस चलने पर जोर से धक्का महसूस होता है, या बस रुकने पर आगे की तरफ धक्का महसूस करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे उदाहरण हैं, उनमें से कोई से भी आप 5 उदाहरण लिखेंगे। फिर आते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर आधारित उदाहरण। तो न्यूटन के दूसरे नियम पर आधारित उदाहरण ये, जैसे अभी मैंने बताया, क्रिकेट की गेंद और टेनिस की गेंद में से टेनिस की गेंद को रोकना आसान होता है, ये उदाहरण लिख सकते हैं। फिर बॉल पे आप पैर से जितना ज़्यादा ज़ोर से किक करेंगे बॉल उतनी ही आगे जाती है, ये भी उसका उदाहरण हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बॉल का उदाहरण ले सकते हैं, एक भारी और एक हल्की। हल्की को मारेंगे तो ज़्यादा तेज़ गति से जाती है, और भारी बॉल को मारेंगे तो उसी फोर्स के साथ हमने मारा फिर भी उसकी स्पीड कम होती है, क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक होता है। उसी तरह से छत के ऊपर से 2 पत्थर, एक बड़ा और एक छोटा, छोड़ने पर कौन सा रोकना आसान हो जाता है? छोटे पत्थर को आसानी से कैच किया जा सकता है, बड़े पत्थर को नहीं। भारी वस्तु को हम आसानी से नहीं खिसका सकते हैं, हल्की वस्तु को खिसकाना आसान हो जाता है। तो इस तरह, और एक ट्रक को धक्का देने की बजाय एक कार को धक्का देना आसान होता है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम पर आधारित। फिर आते हैं न्यूटन की गति संबंधित तीसरे नियम पर आधारित उदाहरण। तो उसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण, बॉल से दीवार पे मारा तो बॉल हमारी तरफ ही वापस आती है। नाव में से उतरते समय हम आगे उतरते हैं, बदले में नाव पीछे जाती है। बंदूक से गोली चलाते समय गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे की ओर आती है। क्रिकेट खेलते समय जैसे ही बॉल को बैट से मारते हैं, बॉल आगे जाती है, बाद में बैट पीछे आता है, वहीं रुका नहीं रहता है। उसी तरह से झूला है, झूले को हम पकड़ के खींचते हैं, जितनी ज़ोर से खींचेंगे अपनी साइड में उतनी वेग से वो आगे जाती है। इस तरह से ये कई उदाहरण हैं, जिन्हें में से आप केवल 5 उदाहरण लिखेंगे और इनका स्पष्टीकरण भी देंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।